जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। तो आज बात करते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में जो एक आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। सोशल साइंस का एक पार्ट है आपका नागरिक शास्त्र, सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में जो आपके पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं परीक्षाओं में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका 1893 में किसने देशभक्ति गीतों और भाषाओं के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभिभाव में बदल दिया। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बाल ठाकरे या बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी बिपिन चंद्र पाल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जो थे ये अपने देशभक्ति गीत और भाषणों के माध्यम से जो है पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव और राष्ट्रवादी विचारों को अभियान में बदल दिया था। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ। बाल गंगाधर तिलक जो थे एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनेता थे। ठीक है, और यह उग्र विचारधारा के समर्थक थे। तिलक जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आम जनमानस को जोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम को जीवंत बनाने के लिए धार्मिक उत्सव यानी गणपति उत्सव जो 1893 में शुरू हुआ और शिवाजी उत्सव जो 1894 में शुरू हुआ था का प्रयोग किया। इनका मानना था कि व्यक्ति जो है यानी आम जनता का भौतिक जीवन तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक वह स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात तिलक जी ने स्वराज को भारतीय लोगों में भौतिक जीवन यानी सांसारिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित बताया और कहा कि बिना स्वराज की प्राप्ति से सांसारिक जीवन सफल नहीं होगा। यानी गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। गांधी जी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलक जी को भारतीय क्रांति का जनक कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर या बी बाल गंगाधर तिलक या सी आपका लाला लाजपत राय या डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अब इनके बारे में देख लेते हैं आगे क्या है। ये भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में जो अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? पहला उग्र राष्ट्रवाद, 2 सांस्कृतिक बहुलक में प्रबल विश्वास या 3 स्वनिर्धारण का अधिकार या 4 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्वासवाद में। यानी आपकी जो दिए गए हैं विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपका दिया गया ए केवल 1, 2 और 3 या बी केवल 1, 2 और 4 या सी केवल 1, 3 और 4 या डी केवल 2, 3 और 4। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केवल 2, 3 और 4। यानी कि नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद का विचार था वह आपके सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रबल विश्वास, स्वनिर्धारण का अधिकार और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्वासवाद पर आधारित था, जिसमें कहा गया है कि नेहरू ने देश को एक संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी और राष्ट्रीयता संबंधी उनकी मान्यता संकुचित नहीं थी। नेहरू का विचार था कि राष्ट्रीयता एक परंपरागत शक्ति है जिसे प्रत्येक देशवासी स्वेच्छा से स्वीकार करता है और नेहरू का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करता है। वे स्वनिर्धारण के अधिकार का समर्थन करते हैं और नेहरू का राष्ट्रवाद टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्वास पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? ए उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की कल्पना की या बी वे अस्थिर राष्ट्रवादी या यथार्थवादी दोनों थे, सी उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी या डी तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस आपका ऑप्शन हैं ए केवल ए और बी या बी केवल सी, बी सी और डी या सी ए बी सी और डी यानी चारों या डी केवल सी और डी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ए बी सी और डी चारों ऑप्शन जो आपके ये सही हैं। यानी जो कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो संबंध सही है उसमें कहा गया है कि
लोकमान्य तिलक जो थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद का भगीरथ यानी भगीरथ ऋषि कहा जाता है। यानी उसके बाद वे एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। राष्ट्रवाद के बारे में तिलक की संकल्पना राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांतों से भी प्रभावित थी। तिलक ने राज्यों के भाषाई आधार पर निर्मित करने पर बल दिया है और वे राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव जैसे साधनों का प्रयोग पर बल दिया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन। तीसरा, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह। या चौथा, साबरमती आश्रम की स्थापना। अब इसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शंस आपके देख लीजिए, 1, 2, 3 और 4, या बी 3, 4, 1 और 2, या सी 4, 1, 2 और 3, या डी 4, 3, 2, 1। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2 और 1। देख लेते हैं। यह साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया गया था 1917 में शुरू किया गया था। और गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में किया गया था। और गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो की गई थी वो आपको 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लाला लाजपत राय, या बी बाल गंगाधर तिलक, या सी अरविंद घोष, या डी बिपिन चंद्र पाल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता था। यानी वो गर्म दल के नेता थे। और 1899 से 1904 तक के बीच में तिलक को सक्रिय राजनीतिक आंदोलन चलाने का आवश्यक अवसर न मिल सका क्योंकि वो उस समय उनके अनुयायियों की संख्या कम थी। यानी 1899 से लेकर 1904 तक में उनके जो क्या बोलते हैं सक्रिय राजनीतिक आंदोलन नहीं चला सके क्योंकि उनके जो अनुयायी थे, उनके साथी जो थे वो कम थे। और 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकने का स्वर्ण अवसर मिला। यानी तिलक की राजनीतिक प्रतिभा के परिणाम स्वरूप ही वंग भंग विरोधी आंदोलन स्वराज आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। और इस स्वराज आंदोलन के 4 तरीके थे। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और चौथा निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू का, या बी आर अम्बेडकर का, या सी महात्मा गांधी का, या डी सुभाष चंद्र बोस का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 31वां अधिवेशन था 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसके आपके अध्यक्षता की थे अंबिका चरण मजूमदार जी ने किए थे इसके अध्यक्षता। और यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। और गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया और उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करती है तो मेरे मृतक शरीर पर से होगा। यानी गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के ऐसे सभी कदमों पर पुरजोर विरोध किया जो भारत को विभाजन की दिशा में ले जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए वी.एस. मुंजे, या बी आर अम्बेडकर, या सी राजगोपालाचारी, या डी आर.के. सड़मुख चेट्टी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। देख लेते हैं। 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया और इस बिल के अनुसार पुरुषों के एक से ज़्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया। और संसद में इस बिल का विरोध हुआ। जब यह बिल संसद के पास नहीं हो पाया तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए गांधी और जिन्ना, बी गांधी अम्बेडकर, या सी अम्बेडकर नेहरू, या डी जिन्ना और नेहरू।
इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। गांधी और अंबेडकर जो है पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पुणे समझौता था क्या? पुणे समझौता जो है वो आपका 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इस समझौते में कहा गया कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग में अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। दूसरी बात कही गई कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। और तीसरा इसमें कहा गया कि साथ ही यह भी वादा किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। इस पे जाके आपके पुणे समझौता हुआ था, जिसमें आपके गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य साइन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? इस आपके ऑप्शंस हैं ए बाल गंगाधर तिलक, या बी दादा भाई नौरोजी, या सी लाला लाजपत राय, या डी महात्मा गांधी। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। देख लेते हैं लाला लाजपत राय जो थे आपके 1865 से 1928 तक रहे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया में जो 1916 में प्रकाशित हुई थी एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था अपनी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम था यंग इंडिया, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची उद्देश्य से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सूची ए में दिया हुआ है और सूची 2 इधर दिया। सूची ए में दिया गया पहला महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एस. गोलवलकर और बी.डी. सावरकर। सूची बी में मिलान करना है बंच ऑफ थॉट्स, हिंद स्वराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हिंदुत्व। यानी ये आपके कौन किससे संबंधित है, इसको आपको मिलान करना है। ऑप्शन आपके क्या है? ए का 1, 2, 3 और 4, बी, सी और डी। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 2 यानी महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज से संबंधित हैं, बी का 3 यानी कि बी.आर. अम्बेडकर जो हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंधित हैं, और सी का 1 एम.एस. गोलवलकर जो हैं बंच ऑफ थॉट से संबंधित है, और बी.डी. सावरकर जो हैं आपके हिंदुत्व से संबंधित हैं। अब इसे मिलान कर जैसे दिया होगा, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज, बी.आर. अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और एम.एस. गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स, बी.डी. सावरकर हिंदुत्व से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? इस आपके ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, या बी बिपिन चंद्र पाल, या सी बाल गंगाधर तिलक, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे अतिवादी नहीं थे, यानी कि उग्र विचार वाला मतलब गर्म दल नरम दल में जो बटा हुआ था उसमें उग्र विचारधारा के जो लोग थे उन्हीं को अतिवादी भी कहा गया था, जो कि लाल बाल पाल जो थे, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी इसमें थे। ठीक है, और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे। अतिवादी अर्थात उग्रवादी दल के नेताओं के प्रमुख में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता था। और गर्म दल के नेताओं को मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, या बी उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, या बी ऐसी ज्ञान गंगा की वे असीम थाली ही रखते थे, डी संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यह आपका कथन गलत है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये कहते हैं कि आधुनिक भारत का ऐसा व्यक्तित्व जो ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति थे अम्बेडकर साहब, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में ने डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर का संवैधानिक तरीकों से दृढ़ विश्वास था। इनका मानना था कि प्रजातंत्र की सफलता है तो जनसाधारण का संवैधानिक तरीकों में अटल विश्वास होना चाहिए।
इनका यह भी मानना था कि जहाँ समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक तरीके सुलभ हों, वहाँ असंवैधानिक रास्ते यानी क्रांति के तरीके को अपनाना निहायत ही पागलपन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा इत्यादि को अराजकता का व्याकरण कहा है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा के इत्यादि को क्या कहा है। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, अराजकता का व्याकरण कहा है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण और श्री रामकृष्ण मिशन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, विवेकानंद के लिए रामकृष्ण मिशन को लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए खड़ा होना था और इस तरह भारत की भावना को फिर से जगाना था। या बी, वह हिंदू धर्म के लिए प्रगति का एक नया रास्ता खोजना चाहते थे क्योंकि वह सुधार आंदोलनों से खुश नहीं थे जो कि पश्चिमी तरीकों की नकल थे। या सी, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी। या डी, इसका नाम उनके शिक्षक श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी। ये आपका कथन सही नहीं है। क्या है इसमें, स्वामी विवेकानंद जो थे भारत के एक आध्यात्मिक पुरुष थे और उनका असली नाम जो था इनका नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेंगलुरु यानी कलकत्ता में किया था। और स्वामी विवेकानंद का धार्मिक दृष्टिकोण प्रगतिशील, बहुविध बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक था। यानी स्वामी जी का मानना था कि धर्म एक विज्ञान है और धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि धर्म में तर्क और युक्ति का पूर्ण स्थान है। धर्म तो मानवता के कल्याण के लिए होता है, अतः धर्म एक निर्माणात्मक तत्व है, ना कि विध्वंसात्मक तत्व है। स्वामी जी ने धर्म का एक व्यापक अर्थ लेते हुए सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन किया था। और स्वामी जी भारत में सुधार के नाम पर यूरोपीकरण, पश्चिमीकरण के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि सुधार का कार्य धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, न कि तीव्र ढंग से। और उनका यह भी मानना था कि सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं की जड़ें अत्यंत गहरी होती हैं। और स्वामी जी का मानना यह भी था कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी एक प्रकृति जीवन शैली होती है, अतः हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से ही अपना विकास करना चाहिए, ना कि आधुनिकीकरण के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। M.K. गांधी हिंद स्वराज। या बी, M.N. राय इंडिया इन ट्रांजिशन। या सी, कौटिल्य अर्थशास्त्र। या डी, R.D. भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, R.D. भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या है, M.K. गांधी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है, जिसकी रचना सन 1909 में गुजराती में किया गया था। यह लगभग 80,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है। और M.N. राय के द्वारा रचित पुस्तक यंग इंडिया इन ट्रांजिशन है, जो 1922 में लिखी गई, प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और R.D. भंडारकर द्वारा रचित पुस्तक लेक्चर ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919 में प्रकाशित हुई थी। अब पांडुरंगन वामन कांडे के द्वारा रचित पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास है, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। और कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, नमक सत्याग्रह 1930। या बी, गांधी इरविन समझौता 1930। या बी, डी, SC कम्युनल अवार्ड 1932। या डी, क्रिप्स मिशन 1942। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता 1930। सुमेलित क्या नहीं। ज्योति गोल में सम्मेलन जो था, ज्योति गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी निश्चित करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से 5 मार्च 1931 को एक समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर से सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यानी भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, और भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये आपके गांधी इरविन समझौता के दौरान यह किया गया था, जो कि 1931 में हुआ था, ना कि 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जाति को इस प्रकार पुनर्परिभाषित किया कि यह केवल जन्म से ही निर्धारित ना हो।
इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए केवल केशव चंद्र सेन, या बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सी दयानंद सरस्वती, या डी राजा राम मोहन राय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, चिंतन तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। यानी स्वामी जी ने भारतीय समाज के सुधार के विभिन्न पहलुओं यानी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक पहलुओं पर कार्य किया। स्वामी जी ने भारतीय समाज में विद्यमान जाति व्यवस्था को जहां एक ओर हिंदू धर्म का रक्षक मानते थे, वहीं दूसरी ओर वो हिंदुओं के राजनीतिक और अन्य धर्म का रक्षक मानते थे। स्वामी जी जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था के विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि स्वामी जी का मानना यह भी था कि यदि कोई व्यक्ति मस्तिष्क और शरीर से स्वस्थ है तो उसे ब्राह्मण यानी द्विज मानना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पूरे भारत को एक प्रशासनिक क्षेत्र के नीचे लाना, या बी रेलवे बिछाना, या सी सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना, या डी ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरशाही को प्रोत्साहित करना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना। यह आपका एक जो है ब्रिटिश शासन के लाभों में से नहीं है। प्रशासनिक तंत्र का विकास, रेलवे का विकास तथा प्रशासन की सुविधाओं के लिए सामाजिक सुधार आदि विषय जो थे ब्रिटिश शासन के लिए लाभदायक हैं। इन नौकरियों को प्रोत्साहन देने से सरकार के व्यय में अनावश्यक बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकार का संतुलित होगा। ये आपके ब्रिटिश सरकार के समय में आपका लाभदायक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथ्या को तोड़ दिया। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रणब मुखर्जी, या बी विनोद राय, या सी अन्ना हजारे, या डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका जो सही ऑप्शन है आपके ये आपका सही ऑप्शन जो है विनोद राय था, जो कि ठीक है। और 2012 में भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिन्होंने नागरिक मुख्य केंद्र के आए था, जिन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ा। यह कथन आपके पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय जी का था, जो कि इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, या बी के संथानम, या सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, या डी मोरारजी देसाई। इसका का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर S राधाकृष्णन। यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा था। यह कथन तब कहा गया था जब वह इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली वर्षगांठ में बोले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसन 1928 की अध्यक्षता किसने की? इस आपके ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, या बी डॉक्टर M.A. अंसारी, या सी मदन मोहन मालवीय, या डी C.R. दास। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर M.A. अंसारी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसन की अध्यक्षता 1928 में डॉक्टर M.A. अंसारी ने की और इस कॉन्फ्रेंस में मिलकर सभी दलों ने लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 तक अपनी बैठक की और इसमें भारत के लिए डोमिनेशन स्टेट की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस आपके ऑप्शन हैं ए ओ ह्यूम, या बी कादम्बिनी गांगुली, या सी W.C. बनर्जी, या डी आनंद मोहन बोस।
इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के थे WC बनर्जी किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए मोहनदास करमचंद गांधी, या बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या सी जवाहरलाल नेहरू, या डी राम मोहन राय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5वां आपके बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राम मोहन राय। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाले पहले व्यक्ति थे राजा राममोहन राय थे। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और ध्यान रहे कि इनको सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक M.K. गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राजनीतिक निबंध, या बी संवाद, या सी राजनीतिक व्याख्यान, या डी संवाद विश्लेषण। इसमें आपका सही ऑप्शन है 5वां क्या है अपने राजनीतिक निबंध और राजनीतिक व्याख्यान दोनों में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी संवाद में। लेखक M.K. गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसकी रचना जो है गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय पानी के जहाज में की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? इस सबके ऑप्शन हैं, ए दादा भाई नौरोजी, या बी बाल गंगाधर तिलक, या सी वल्लभ भाई पटेल, या डी महात्मा गांधी। इसमें आपका सही ऑप्शन इसमें पांचवा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी थे। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति के थे। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहां के ये मेधावी छात्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए महात्मा गांधी, या बी जिन्ना, या सी मोहम्मद इकबाल, या डी B.R. अम्बेडकर। इसमें सही ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं और इसका प्रकाशन जो है 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया, कब और क्यों? इसमें आपके ऑप्शन है, पार्टी के दिशा निर्देशों पर, या बी चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण, या सी ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर, या डी सरकार द्वारा दमनकारी कार्यवाही होने के कारण। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण जो है आपके गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। यानी गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1920 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार व स्वदेशी को अवधारण पर बल दिया गया। और गांधी जी द्वारा अहिंसा के निरपेक्ष प्रयोग का समर्थन किया गया। परंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में हिंसक रूप के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड, बी वारेंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग, या सी
तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, या डी लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वारेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग से सुमेलित। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सही वारेंद्रनाथ घोष का संबंध जो है मुख्यतः युगांतर यानी युगांतर पत्रिका के संपादक से था, जो कि अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। और वारेंद्रनाथ घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए रविंद्र कुमार, या बी बिपिन चंद्रा, या सी माइकल ब्रेसर, या डी जूडिस ब्राउन। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए रविंद्र कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन किसका है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए एम.आर. मेहरोत्रा, या बी बिपिन चंद्र, या सी सुमित सरकार, या डी तपन राय चौधरी। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र। इन्होंने ही कहा था कि यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन आपके बिपिन चंद्र जी ने कहा था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे बिपिन चंद्र जिन्होंने यह कथन कहा था। और इसकी संकल्पना जो है बिपिन चंद्र ने अपने पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रस्तुत किया है, बताया है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।